अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मास्टर यार, पिछले 23 मिनट से लाइट की फ्लक्चुएशन ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। मैंने पहले भी क्लास ऑन की थी बट बोल नहीं रहा था मैं। और नहीं यार, जनरेटर ऑन किया हुआ है, फ्लक्चुएट कर रहा है। डर है मेरा कंप्यूटर ना उड़ जाए कहीं पे, बिकॉज इतनी प्रीमियम क्लास जो है रिकॉर्डिंग और वीडियो वगैरह ये लैपटॉप पे नहीं हो सकती। लैपटॉप इतने काबिल नहीं होते। ये लैपटॉप जो मेरे पास है, मेरा गेमिंग लैपटॉप, मैं उसको क्लास के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो सिर्फ मेरी गेम्स के लिए है। Recording in progress. चलिए जी, लास्ट लेक्चर का सवाल है किसी का बताएं, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। पियानो लिमिटेड था, ये सवाल आप लोगों का हो गया था कि नहीं हुआ था? एज असाइनमेंट दिया था, ये सवाल आप लोगों का हो गया था कि नहीं हुआ था? जी जनाब, ये सवाल हो गया था कि नहीं हुआ था आप लोगों का? पियानो लिमिटेड। इस सवाल में कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को मसला, कोई किसी को वो है तो बताएं। एनी प्रॉब्लम बाय एनीवन? नहीं, इसका मतलब डूएबल क्वेश्चन था। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, प्रॉपर आपकी एंट्रीज एंड सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था? अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, देन इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। चले, टाइम भी कम है हमारे पास, मेरा आज था फुल टाइम, गुस्से से मीटर शॉर्ट है। हम लास्ट एरिया करते हैं और वो है हमारा डिस्क्लोजर का। इसकी बात करते हैं हम। जो हमारा डिस्क्लोजर वाला एरिया है, हम इसको देखते हैं डिस्क्लोजर्स क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से हम बना रहे होते हैं, ये हमने देखना है। उसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे एंड डैट विल बी सफिशेंट फॉर अस। तो अभी मैं डिस्क्लोजर आपको अभी लाइव करवाता हूँ और साथ फिर मैं आफ्टर क्लास आपके साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा क्वेश्चन की, आप वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और फिर कल और परसों 2 या 3 दिन हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे डिस्क्लोजर को। डन हो गया? अच्छा, अगर हम बात करें डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोज? डिस्क्लोज का मतलब होता है
बयान करना, बताना, एक्सप्लेन करना। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको साथ लॉजिकल भी लेकर चलूँगा बिकॉज इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आप बनाते हैं SOFP, आप क्या बनाते हैं SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये MCQs की बातें बता रहा हूँ तो आप लोगों को ज़रा फोकस किया करें। आप 31 दिसंबर 2024 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। और आप लिखते हैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस। जस्ट टेक एन एग्जांपल 1.8 मिलियन। ये कहते हैं जी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस है। फिर साथ आपने लिखा होता है, कंपैरेटिव बनाया होता है पिछले साल का 2023 का, इसमें होता है 1.6 मिलियन। मतलब इस साल का ओपनिंग कितना था 16 लाख, क्लोजिंग कितना हुआ है 18 लाख, ये है। फिर आप SOCI बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने लिखा होता है 2024 के लिए, फॉर एग्जांपल 3 लाख। आपने SOCI में लिखा होता है लॉस ऑन डिस्पोजल, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख। आपने लिखा होता है गेन ऑन डिस्पोजल भी, फॉर एग्जांपल 12 लाख, सॉरी 12 लाख, सॉरी 12,000, 12,000 आपने लिखा होता है। सॉरी ये आपका गेन है, दैट इज़ योर गेन ऑन डिस्पोजल। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। 12,000। अब आपने देखें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो जमा करवा दी है। आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो भी क्या कर दी है, सबमिट कर दी है। SOFP भी बता दी है, SOCI जो है वो भी क्या कर दी है, आपने बता दिया कि ये आपकी SOFP है, ये आपकी SOCI है, दोनों आपने क्या कर दी हैं, बता दी हैं। अब जो यूज़र है, मतलब जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है, उसको आपने तो सिंपल बता दिया 18 लाख के हमारे पास एसेट्स हैं और ये इन एसेट्स के ऊपर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये इन एसेट्स के ऊपर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, उसने बता दिया। नो थिंग इज़ डैट कि आपने बताना है कि 16 लाख से 18 लाख पे गया कैसे है, चेंजेस कैसे आई हैं, ये डेप्रिसिएशन जो 3 लाख निकाली है कैसे कैलकुलेट की है, ये 1.5 लाख का लॉस कैसे आया है, ये गेन कैसे हुआ है, ये मूवमेंट कैसे हुई है, कि सरप्लस है नहीं है, ये सारा कुछ जो है बताना है। मतलब आपने ये PPE का बैलेंस लिखा हुआ है, साथ आपने नोट नंबर 1 लिखा हो, जैसे ही वो नोट नंबर 1 पे जाए उसको पता हो हाँ भाई ये बिका है, ये ख़रीदा गया है, ये रीवैल्यूएशन हुआ है अपवर्ड, ये लॉस हुआ है, ये सारा कुछ है। तो उसके पास एक तरतीब होनी चाहिए जहाँ पे उसके हर चीज़ क्या हो रही हो, एक्सप्लेन हो रही हो। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र जो है वो है आपका कौन, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आपको फ़ोन नहीं करेगा जी अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब बात करें, जी मैं रेहान साहब बात कर रहा हूँ, ठीक है जी बताएं वो हमारे एसेट कहाँ पे कितने के बिके हैं। आप कहें जी मुझे नहीं पता। आपको कोई तजम्मुल फ़ोन कर दे, जी बताएं जी तजम्मुल बात कर रहा हूँ, बताएं जी मैंने शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कंपनी के पूरे 2 शेयर हैं, मेरा सवाल है मुझे बताएं ये शेयर ये डेप्यूटेशन कैसे आई है। वो जवाब नहीं देगा आपको। जी मैं अरीशा बात कर रही हूँ, मैंने कंपनी के पूरे 4 शेयर्स लिए हुए हैं, तो मुझे बताएं ये गेन ऑन डिस्पोजल कैसे आया। भाई वो नहीं बताएगा आपको, वो आपको आंसरेबल है बट कहाँ पे, ये रिपोर्ट में। जब उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिश कर दी हैं, जब उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी हैं तो उन्होंने हर चीज़ बतानी है ताकि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है यार डेप्रिसिएशन साथ नोट लिखा हुआ है, वर्किंग यहाँ पे गिवन होगी, पढ़ूंगा समझ आ जाएगी। हर चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी है, तो उसके लिए हमने क्या बनाना है, डिस्क्लोजर बनाना होता है। क्या बनाना है, डिस्क्लोजर बनाना होता है। तो डिस्क्लोजर बनाने की ना कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने सीखनी है। क्या कि IAS 16 जो हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, IAS 16 कहता है, मैं थोड़ा रीड करूँगा बिकॉज अभी रिसेंट जो अटैम्प्ट का आई है हमारे पास स्प्रिंग 24 की अटैम्प्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, तो इसमें से चीज़ें आती हैं। कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, हमें क्या कुछ बताना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो है हमारे पास रिमेंबर हर क्लास के लिए, मतलब हमारे पास अगर एसेट्स हैं,
हमारे पास सॉरी बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, हमें हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्क्लोजर बना कर देना पड़ेगा। हमें मेजरमेंट बेसिस जो इस्तेमाल हो रही हैं वो बतानी पड़ेगी कि हमने किस क्लास ऑफ आइटम के एसेट्स के लिए कॉस्ट मॉडल ऑप्ट किया है, किस क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हमने रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया है। ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, विच मॉडल वी आर यूजिंग राइट नाउ, मेथड्स कौन सा यूज़ हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया है, WDV मेथड इस्तेमाल किया है, टोटल ड्यूरेशन मेथड इस्तेमाल किया है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल किया, सारा कुछ बताना पड़ेगा। फिर हमारी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट्स क्या थी, मतलब ओपनिंग कैरिंग अमाउंट क्या थी, ओपनिंग कॉस्ट क्या थी, ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या थी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू क्या थी। फिर क्लोजिंग हमारे पास कैरिंग वैल्यू क्या आई है, हमें इसको रिकंसाइल करना है। हमने बताना है कि इस साल कितनी एडिशन हुई है, इस साल कितना डिस्पोजल हुआ है, इस साल की डेप्रिसिएशन क्या है, इस साल इंक्रीज़ कितना हुआ है, इस साल डिक्रीज़ कितना हुआ है, रीवैल्यूएशन से कितना इजाफा आया है, कितना लॉस हुआ है। ये सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने क्या करनी होती हैं, फॉलो करनी होती हैं। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, हम ना इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, बड़ा मुश्किल पोर्ट्रे किया था कि जी डिस्क्लोजर जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। देखें, मैं आपके सामने ना अकाउंट्स बनाता हूँ और ये अकाउंट्स ही हमने बताने हैं। देखें, हम टी अकाउंट सीखते हैं बनाना कि ये मेरे पास टी अकाउंट्स हैं जिसे हम लेजर्स कहते हैं। हमने क्या करना है, बेसिकली इन लेजर्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। हम एक प्रॉपर लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मुश्किल है कि नहीं। पहले हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है। हम कॉस्ट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, हम बना रहे होंगे। इसका मतलब कॉस्ट अलग आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अलग आएगी। पहले हम लेते हैं कॉस्ट के ऊपर, फिर आएगा हमारे पास ब्रॉट डाउन वैल्यू, फिर आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ये आएगा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर जो मैंने न्यू परचेजेस की होंगी, ये जो मेरे पास एडिशंस होंगी, ये एडिशंस लिखी होंगी मैंने। यहाँ पे जो डिस्पोज़ल होगी वो मैंने डिस्पोजल्स जो हैं वो लिखा होगा। फिर जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा वो मैंने यहाँ पे लिखा होगा। जो मेरे पास रीवैल्यूएशन लॉस होगा वो यहाँ पे आएगा। जो मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट होके आया है वो इधर आएगा। जो मेरा ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पे जाएगा। जो मेरा ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा वो मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे लिखा होगा। मतलब एक प्रॉपर जो टी अकाउंट मैक्सिमम हमारा यही है कि ये ख़रीदा है, ये बेचा है, ये मेरा वर्किंग प्रोसेस है, ये मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या है, ये सारा कुछ मेंशन होगा। यही है हमारे पास टी अकाउंट। अब इसी के साथ हम क्या बना रहे होते हैं, पैरेलली हम इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होते हैं, जिस पे मेरे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन होगी, इतनी है। मेरे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है वो गिवन होगा। फिर मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जिसमें जो एडिशंस होंगी, जो ख़रीदे गएंगे, मैंने उनकी लेनी होगी डेप्रिसिएशन कितनी है। जो डिस्पोजल होगा, हम बड़ा तफसील में पढ़ के आए हैं, डिस्पोजल की डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिसिएशन कितनी होगी। फिर जो हमने यहाँ पे रिमेनिंग एसेट्स होंगे, जो पूरा साल हमारे पास मौजूद रहे थे, हम उनको भी जमा करेंगे, तो मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। फिर जो एसेट मेरा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, जो डिस्पोजल आ जाएगा, वो भी मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा। तो ये दो अकाउंट बनते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी मार्कर की इंक चेंज कर रहा हूँ। हम जब रीवैल्यूएशन पढ़ के आए थे, तो हमने देखा था वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ती है। वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र था रीवैल्यूएशन के लिए, वो भी तो हम पढ़ के आए थे कि वो क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास आ जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हम किसके लिए करते हैं, रीवैल्यूएशन पर्पज़ के लिए। एंट्री क्या पास पढ़ते थे,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट का अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट, वो हो गया। और यहाँ पे मेरे पास प्लांट का अकाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा, किसके लिए कर रहे हैं हम, ये हम रीवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं। तो ये हम एंट्रीज पढ़ के आए हैं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर टी अकाउंट बना रहा हूँ मैं किसी एसेट का कॉस्ट मॉडल के ऊपर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, ये सारा कुछ आएगा, सारा कुछ यही बीच में शामिल होगा ना। अब इसी अकाउंट को, ये जो आपने टी अकाउंट देख रहे हैं, इसको ज़रा अपनी आंखों में ऑब्जॉर्व करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और इसको हम कंपेयर करते हैं। जब हम डिस्क्लोजर बना रहे होते हैं तो सर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसका बिल्कुल रेप्लिका ये होता है। कैसे, मैं इसको ज़रा एक पेज ख़त्म कर लेता हूँ। देखिए, ये जो हमने बनाया, हमने इसको क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये अकाउंट की फॉर्म में है, ये हम क्या करेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म के ऊपर। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ब्लॉक आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो ओपनिंग बैलेंस थी एसेट का गिवन था, हम यहाँ पर लिखेंगे जी कॉस्ट या बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। एडिशन जो हमने की है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन ऐड कर देंगे। जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वगैरह आएगा वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जो डिस्पोजल वगैरह आएगा, अब डिस्पोजल लेस होना है, हम क्या करेंगे, डिस्पोजल यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। उसके अलावा अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से मूवमेंट हुई है, हम वो इस कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठ के इसमें एसेट आया है, वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई इसमें से रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, हम वो क्या कर देंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। इवन ये जो हमने डेप्रिसिएशन वगैरह पास आउट की है, इसकी हम रिवर्स एंट्रीज जो हैं वो भी क्या कर देंगे, यहाँ पर कर रहे होंगे। तो देखें, आप सिंपल देखें, ये जो टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट जो हमारा है, इस टी अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। जो चीज़ डेबिट साइड्स पे आ रही है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो चीज़ ऑन क्रेडिट साइड आ रही है वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेस। तो आपको नज़र आ रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ये टी अकाउंट बनाया था इसको हम किस में लिख रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं। सिमिलरली अब ये जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने बनाया है, ये आपके पास आ गई जी, डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ब्रॉड डाउन बैलेंस। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी आप लिख लेंगे जी, ये आपके पास क्या आ गई, एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आपने कैलकुलेट की होगी, इस साल की डेप्रिसिएशन, वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें, ये वाली डेप्रिसिएशन वो है जो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को, जो रीवैल्यूएशन के लिए आपने प्लांट को ट्रांसफ़र की थी, जो प्लांट को ट्रांसफ़र की थी, वो अब यहाँ पे लेस करवाएंगे। अब ये क्यों लेस करवाएंगे, अगर पेपर में उसने लिख दिया है कि आप नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल आपका होगा, आपने ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो करना है, आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद कोई इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह हो जाता है, वो यहाँ पे लेस होगा। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखेंगे इधर आ रही होती है, वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का ईयर एंड के ऊपर बैलेंस जो है वो आ जाएगा, इतना बनता है। तो देखें, यही टी अकाउंट है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे ला के रेप्लीकेट कर देना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है। कोई एडिशन कोई डिलीशन कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखें, ध्यान से देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, अगर मैं ओपनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस लूँ, ठीक है, ये आया मेरे पास, इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है वो मैं लेस करवा दूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा जी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू या ओपनिंग WDV एसेट की आ जाएगी। फिर अगर मैं ये क्लोजिंग बैलेंस लूँ, ये वाला जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस में से अगर मैं इस बैलेंस को लेस करवा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है, तो हमने यहाँ पे यही लिखना है, जब हम इसमें से ये चीज़ लेस करवाएंगे तो आ जाएगी कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसमें से जब ये चीज़ लेस करवाएंगे तो आ जाएगी कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसे ही है।
अब लिख दिया दिस इज़ द रिकन्सिलिएशन। ये क्या है, जिससे कहते हैं रिकन्सिलिएशन। क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ओपनिंग वैल्यूज़ क्या है, हम बता रहे हैं क्लोजिंग वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। हमारी एडिशंस कितनी हुई हैं, हमारी डिलीशंस कितनी हुई हैं, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, इंक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़ कितना हुआ, ये हमने बनाया होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल। क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल कहते हैं कि ये मेरा स्केड्यूल है जो बता रहा है कि मेरे एसेट्स में ये सारी मूवमेंट जो है इस तरह से हुई है। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, this is not a new thing. We are just replicating these T accounts into this statement form. If you are getting that account, then that shouldn't be difficult for you. आपसे मैं टी अकाउंट बनाता हूँ और आपसे बन जाते हैं, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। आप इसको सिंपल क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं। साथ आप सिर्फ सिंपल बताएंगे मेरी पॉलिसीज़ क्या हैं, कि जी मेरी मेजरमेंट बेस क्या यूज़ हुई है, डेप्रिसिएशन मेथड क्या यूज़ हुआ है, लाइफ क्या यूज़ हुई है, सिर्फ ये बता देंगे क्या कि ये डेप्रिसिएशन रेट क्या इस्तेमाल हुआ है, मेथड क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ये बताएंगे तो आपका डिस्क्लोजर नोट जो है वो बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? इसकी समझ आई आप लोगों को? क्या ये मुश्किल चीज़ है? अब सेकंड हमारे पास होता है अकाउंट जो बनाते हैं, अकाउंट बनाने का सेकंड मेथड होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं WDV या बुक वैल्यू मेथड, जिसमें हम बना रहे होते हैं। अब बुक वैल्यू मेथड के ऊपर क्या होता है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते। मतलब ये अकाउंट बनेगा मेरा एसेट का ही, बट ये किसके ऊपर बन रहा होगा, ये मेरा रिटन डाउन वैल्यू पे बन रहा होगा। ये मेरे पास होगा ब्रॉड डाउन, बट ये होगी कैरिंग वैल्यू। क्या होगी, कैरिंग वैल्यू। मतलब क्या, जो मेरे पास कॉस्ट होगी उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की होगी, तो मेरे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास होगा ये किसको शो कर रहा होगा, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू को। डन। फिर जो यहाँ पे एडिशन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये एडिशन जो है वो जो एसेट ख़रीदते हैं वो कॉस्ट के ऊपर आता है। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो के हमारे पास एसेट आएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस लिख रहा हूँ, कंप्लीट हो गया आएगा। और जब मैं जाके आपको बोरोइंग कॉस्ट पढ़ा रहा हूँगा तो बोरोइंग कॉस्ट में मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा कि यार ऐसे होना था। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो इसमें होगा। फिर जो डिस्पोजल होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको नोट करना है आपने, कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे शो कर रहे होंगे। फिर जो ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी होगा, ट्रांसफ़र टू आईपी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा वो आएगा। और फिर इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता। इसमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, वो हम किसको चार्ज कर देते हैं, वो हम एसेट के अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। इसकी अगर वर्किंग की बनाऊँ तो इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन कौन कौन सी आई होगी, क्योंकि हमने फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करनी है। जो एडिशन होगी उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें चार्ज हुई होगी। जो डिस्पोजल है हमारे पास उसकी टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। और जो मेरे पास रिमेनिंग एसेट फॉर द ऑल ईयर अवेलेबल रहेंगे उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज की जाएगी। इन सब को जमा करके जो जवाब आया होगा, बिकॉज हम एसेट को बना ही WDV के ऊपर रहे हैं, तो हम किसको चार्ज कर देंगे, हम एसेट अकाउंट को चार्ज कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड मेथड ये है। अब ये रिकमेंडेड नहीं है बट होता है। हम सेकंड अपने एसेट का अकाउंट किसके ऊपर बनाते हैं, WDV के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। किसके ऊपर बनाते हैं, हम WDV के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर हमारा एसेट WDV के ऊपर बन रहा है और इसका हमने अगर डिस्क्लोजर नोट बनाना हो तो सर कोई मुश्किल ही नहीं है।
ये इस टॉपिक को एवी मिथ बनाया हुआ है। देखिए ये टी अकाउंट बन गया, आपके सामने टी अकाउंट है, आपको इस टी अकाउंट की समझ आ रही है कि टी अकाउंट में क्या है क्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखो जो मैंने ये बनाया था डैट वाज ऑन कॉस्ट मॉडल, ये किसके पे बनाया था मैंने बच्चों, देखो ज़रा, डैट वाज ऑन कॉस्ट मॉडल। इसमें कॉस्ट अलग आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग आ रही है, ये हमने लिखा हुआ था। कॉस्ट अलग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास अलग है। यहाँ पे हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं और ये बुक वैल्यू बना। अगर बुक वैल्यू पे है तो क्या आएगा, देखो जो आपके पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट होगी, मतलब कॉस्ट, यहाँ पे बात है आपके पास ओपनिंग कॉस्ट होगी, आप ओपनिंग कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। उस पर आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी, वो लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू। ये देखें, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू जो है आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। अब देखें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहाँ पे लेस होनी है, यहाँ पे क्या करवाऊँगा, लेस करवा रहा हूँगा। फिर एडिशन फॉर द ईयर ये ऐड होना है, वो मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। रीवैल्यूएशन अगर इंक्रीज़ है, ऐड कम है, वो डिस्पोजल यहाँ पे लेस होगा और ये डिस्पोजल किसके ऊपर आएगा, कैरिंग वैल्यू पे। इम्पेयरमेंट लॉस होगा, लेस होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे बनाई है, ये आ जाएगी मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी। डन हो गया। फिर हम लिखेंगे कि कैरिंग अमाउंट स्टार्ट साल के शुरू में कितनी थी, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मेरे पास साल में ये थी। फिर मेरे पास क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी आई है इस साल के एंड पे, वो मैं यहाँ पे जो उठाऊँगा यहाँ पे लिख दूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी ओपनिंग ये थी, क्लोजिंग ये थी। फिर लिखूँगा रेट क्या था और डेप्रिसिएशन मेथड क्या था, तो मेरे पास ये भी एसेट स्केड्यूल बन जाएगा, ये रिकन्सिलेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये रिकन्सिलेशन जो है बना रहे हैं। अब सारा कुछ वही है कि मैंने लिखा थी ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, वो लिखा, एडिशन कितनी हुई है, डिस्पोजल कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, सारा कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। डन, ये स्केड्यूल बन गया। अब साथ पॉलिसीज़ ये हैं, ये साथ मैंने अंग्रेज़ी में बयान करनी है। ये क्या करनी है, अंग्रेज़ी में। देखो यहाँ पे साथ एक टेबल बनेगा जी, मेजरमेंट बेस क्या इस्तेमाल हुई है जी, लैंड के लिए रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन, प्लांट के लिए रिवैल्यूएशन, व्हीकल्स के लिए कॉस्ट हुई है, फिजिकली ये कॉस्ट हुई है, मेजरमेंट बेस आ गई। लाइफ क्या थी जी, लैंड डेप्रिशिएट होता ही नहीं है, बिल्डिंग की लाइफ 30 साल है, प्लांट के 10 साल है, व्हीकल 25% के ऊपर डेप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर 15% पर डेप्रिशिएट हो रहा है। मेथड क्या है, लैंड कोई मेथड नहीं है, इसको हम स्टेटमेंट पे लेके जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट पे आ रहा है, ये WDV पे आ रहा है, ये WDV पे आ रहा है, तो वी आर लाइक मेकिंग द स्केड्यूल। इस टी अकाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, मतलब इस स्केड्यूल में, रिटर्न फॉर्म में। सार बेसिक लिखेंगे भाईजान ये चीज़ ऐड होनी है, ये चीज़ लेस हुई है, ये बताएंगे अंग्रेज़ी में, और ये लाइफ क्या है, पॉलिसी क्या है, रेट क्या है, ये सारा कुछ बयान जब कर देंगे तो इससे कहते हैं डिस्क्लोजर नोट। ये हमारा क्या है, जब हम स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये डिस्क्लोजर नोट है। ये जो है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये चीज़ हम यहाँ भी बनाएंगे, जगह नहीं थी, ये चीज़ इसके नीचे हम गिवन कर देंगे कि जी लैंड की पॉलिसी ये थी, बिल्डिंग की पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, ये इनके रेट थे, इसके मुताबिक हम इसे क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट। इज दैट क्लियर? अब ये हमने बनाना है, दिस इज़ कंपल्सरी। हर क्वेश्चन में ये तो बनना है, हर क्वेश्चन में इस वक्त जो अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं बनना है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि हमने बुक वैल्यू पे बनाना है, या हमें कैसे पता हमने कॉस्ट पे बनाना है। सिंपल सी बात है, अगर साइलेंट है तो आपने ये बनाना है, कॉस्ट वाले पे लेके चलना है, या अगर सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपने इस वे में लेके चलना है। ये अगर वो खुद कहते WDV पे बनाना है फिर हम बनाएंगे, अदरवाइज़ हम ये नहीं बना रहे, तो ये पॉसिबल है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा हमें साथ कुछ और चीज़ें भी बयान करनी पड़ती हैं, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या? अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम बताएंगे। अब वो क्या है? दीज मस्ट बी लाइक थ्रेटिकली आपने इनको याद रखना है। ये चीज़ें आपने थ्रेटिकली याद रखनी है। क्या? कि एंटिटी को मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज। अब देखो, ध्यान से देखो ज़रा, मैंने साल के शुरू में कहा भाई ये मेरे पास कॉस्ट है, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन लिख दी, साथ मैंने अपना ये टेबल बना दिया। अब इस टेबल पे लिखा हुआ है कि साल के शुरू में ये कॉस्ट थी, ये ऐड किया, ये लेस किया, ये रीवैल्यू हुआ, ये अपवर्ड गया, डाउनवर्ड गया, कॉस्ट की मूवमेंट आ गई, डेप्रिसिएशन की मूवमेंट आ गई, कैरिंग अमाउंट आ गई, रेट आ गया, सब कुछ आ गया। जब बंदा जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है, जब उसे नोट 1 पे जाकर देखा, जी नोट 1 कहाँ पे? इस पेज पे, ये पेज पे गया, पढ़ा, तो क्या उसको हर चीज़ का जवाब नहीं मिल जाएगा? जो उसका सवाल है, जो रेहान का सवाल था ये कैसे आया, जो सवाल था जम्मुल का था ये कैसे आया, जो सवाल अरीशा का था कैसे आया, तो ये नोट पढ़ के जो हमने बनाया होगा, हर बंदे को उसको उसका जवाब मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। अब इन लोगों को कंपनी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, भाई 10,000 लॉस किमें आया, भाई एंज आया है, ये हमने बताया हुआ है, दिस इज़ द वे। ये सारा कुछ हमें क्या कर रहा है? डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है। अब लेकिन इसके साथ साथ हमें चंद चीज़ें और भी बतानी पड़ेंगी अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या? कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको आपने प्लेज करवाया हुआ है, मतलब गिरवी रखवाया हुआ है, कितने अमाउंट का गिरवी रखवाया हुआ है, क्या उसकी नेचर है, क्या एग्जिस्टेंस है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो आपने बताना होगा। कि जी फलानी बिल्डिंग जो है गिरवी रखवाई हुई है, इतने का लोन लिया, इतना इंटरेस्ट पे करें, यू हैव टू टेल देम। फिर अमाउंट कितनी खर्च की है आपने कैरिंग अमाउंट में एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जितनी हुई थी वो कर दी, कुछ फ़ोन मेरे पास है उनको भी दे दूँगी और आज काफ़ी फ़ोन को दे दिए। उसको मना करने से जैसे तुम्हारा डायरेक्ट जाएगी मेरे ख्याल से। बता दिया सर मैंने, क्या करना नहीं है? पता था, ठीक है, ऑफ ना करें इसको। इसको ऑफ नहीं करना। नहीं, ऑफ नहीं करना मैं। सर पोर्टल में एक दो चीज़ें थी जो बच्चों को मसला आता है, मैंने किसी को वॉइस मैसेज किया हुआ, किसी को टेक्स्ट मैसेज किया हुआ, ऑफ ना जिनको करो। किए थे बस उनको शुक्रिया के मैसेज, वो भी एक सर दर्द दिए पढ़ना, जो मैंने नहीं पढ़े। सब अब आपसे कर लेंगे फिर हम बोलते हैं। फिर देखें, वो कहता है जी बताएं कितनी अमाउंट जो है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट में लगी है। देखो, मैंने आपको यहाँ बताया, ये वर्ड आ रहा है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस का, ये सामने लिखा हुआ है, ये है, देख रहे हैं? ओ हाथ नहीं मेरा पहुँच रहा, ये हाँ, ये लिखा है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। ये जो आप लिख रहे हैं तो आप साथ बताएंगे कि इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में इतना हमारा ख़र्चा जो है लगा है। फिर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसके आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जी ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने अरसे बाद मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं वो आपने क्या करनी होंगी, शो करनी होंगी। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो आपने कोई एसेट डिस्क्लोज नहीं किया या कोई थर्ड पार्टीज वगैरह से आपने कंपनसेशन रिसीव करनी है, कोई लॉस वगैरह हुआ है, उसकी भी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी अगर ये एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हमें बताने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद है अगर हम एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं, अगर हम एसेट्स रीवैल्यू कर रहे हैं। अब देखो, ये बनाया आपने, कहा रही ये एसेट मेरा रीवैल्यू हो रहा है। अगर रीवैल्यूएशन हो रही है ना, तो जब हम रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यूड एसेट्स के लिए ये एडिशनल डिस्क्लोजर हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? एडिशनल डिस्क्लोजर। और ये हमारे पेपर का पार्ट है। और ये एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब है हमें ये टेक्स्ट की फॉर्म में, हमें अंग्रेज़ी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ये सर बड़ा आसान है, सवाल में लिखा होता है, छापा मार दो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, लिटरली छापा मारो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अभी हम सवाल पढ़ के आए थे कि जी किस डेट के ऊपर रीवैल्यूएशन हो रही है, ईयर एंड पे लिख दें कि जी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ये है, जो सवाल में गिवन होगी उसी को लिख दो कि ये हमारी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है। फिर किसने की है रीवैल्यूएशन? जी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, एबीसी फर्म थी, नाम सवाल में गिवन होगा, छापा मार देना। ठीक है। फिर आपने बताना होगा कि अगर हमने कभी भी इस एसेट को रीवैल्यू ना किया होता तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होनी थी। ये मैं आपको वर्किंग में सिखाया हुआ है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट बतानी होगी कि अगर ये कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो अगर कॉस्ट पे चल रहा होता इसकी आज कैरिंग वैल्यू ये थी। और जो सरप्लस वगैरह होगा, कितना सरप्लस आया आपका रीवैल्यूएशन, क्या उसकी रिटेन अर्निंग की मूवमेंट हुई है, वो आपने मतलब ये आपका सरप्लस आया, इसमें से इतनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हुई, ये आपने बताना होगा। तो ये 4 बातें हम सीख के आए हैं। इसमें से ये बातें जो हैं ये तो सवाल में गिवन है, लिटरली सवाल पढ़ना छापा मारना है कि जी रीवैल्यूएशन वाज डन बाय अलीम एंड को ऑन डैट डे जी 1 जुलाई 2024 को। कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट अगर रीवैल्यू ना होता तो ये लिटरली आ जाएगा। और जो एंड पे हम सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी है। और ये अगर पेपर में आएगा तो सर मुफ्त के 3 नंबर हैं, सवाल पढ़ के छापा मारो 3 नंबर मिल जाते हैं। देखो अगर ये सवाल 20 नंबर का ना और रीवैल्यूएशन है, छपा मारा 3 नंबर यहाँ के मिल गए। ये सवाल पढ़ेंगे सब कुछ लिखा होगा, इसमें सवाल पढ़ के समझ आएगा भाई ये कुछ है, ये लिखोगे 2-3 नंबर इसके मिल जाएंगे। 5 नंबर 4 नंबर सिक्योर करना तो सवाल में से हो जाती हैं, मार्क्स सिक्योर करना मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से करते हैं। तो 4-5 नंबर तो आप बड़े इजीली क्या कर लेंगे, इस सवाल में से सिक्योर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है एडिशनल डिस्क्लोजर, जो IAS 16 कहता है कि आपको ये भी देने चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल यूज़र्स के लिए बेहतर हों जो उसके यूज़र्स हैं। क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइडियल पड़ा जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बता दो जी ये कैरिंग वैल्यू है, ये प्लांट है, ये बिल्डिंग है, इस्तेमाल नहीं हो रही, पड़ी हुई है, ठीक है। कोई अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है जो बुक्स में हो गया बट स्टिल इस्तेमाल हो रहा है, हम रगड़ी जा रहे हैं, तेल निकाल देंगे इसका, बताओ जी। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है जो एक्टिव यूज़ के लिए हमने ख़त्म कर दिया, उसको हमने बेचने के लिए रख दिया है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बता दो ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं जी जिस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हम फिर कॉस्ट मॉडल पर लेके चल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू भी हमने क्या करनी है, साथ बता देनी है। अगर उसमें बहुत मटीरियल में स्टेटमेंट है, मतलब मैंने लिखा है मेरे पास एक प्लॉट है 50 लाख रुपए का और मैंने कहा मैंने लिखना ही कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, उसकी फेयर वैल्यू 4 करोड़ हो गई है, तो मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये डिस्करेज्ड है, ये मतलब इनकरेज्ड है कि ये एडिशनल डिस्क्लोजर जो हैं वो हमें क्या करने होते हैं, गिवन करने होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स जो हमें क्या करनी है, हमने इसको लेकर चल रहे होना होता है। इज़ दैट क्लियर? समझ आया? अब देखो ये चीज़ आपने अंग्रेज़ी है याद करनी है, ये चीज़ देखो मैं बताता हूँ, ये चीज़ जो है ये याद करने वाली है, ये आपके लिए रीड है, इसमें से बातें याद रखनी है। ये चीज़ हर सवाल में गिवन है, छापा है, ये चीज़ सवाल से पढ़ के आपने क्या कर देना है, छापा मार देना है। और ये वाली चीज़ भी है, ये आपने क्या रखनी है, याद रखनी है स्टैटिकल क्वेश्चंस के लिए। बाकी ये वाला जो डिस्क्लोजर टेबल है ये आपको सवाल में गिवन होगा, क्या कर लेना है, छापा मार लेना है। और ये एसेट स्केड्यूल बनाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है, हमें पता है भाई ये कॉस्ट है, कॉस्ट का अकाउंट यहाँ पर लिख दो, डेप्रिसिएशन है यहाँ पर लिख दो, तो मेरे पास डिस्क्लोजर नोट जो है बन जाएगा जिसमें हर चीज़ बता दी, मेजरमेंट बेसिस क्या है, मेथड क्या है, लाइफ क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है और उनकी रिकन्सिलेशन ओपनिंग और क्लोजिंग की सारी हमने यहाँ पे गिवन कर दी। तो डैट्स द एरिया जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि जी कैसे बनाएंगे, हमसे होगा हमसे नहीं होगा। दिस इज़ द वे हाउ वी आर टेकिंग दैट थिंग। इज़ दैट क्लियर? क्यों मैं समझ आया? समझ आया? अब मैं चूँकि टाइम हमारे पास वाइंड अप हो गया है, मैं इसका आपको 2 सवाल रिकॉर्डिंग में दे दूँ ताकि आप अभी सवालों को देख लें और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा ताकि जल्दी हो जाए, पोर्टल पे भी आ जाएंगे ताकि आप उन 2 सवालों को देखें और आपकी प्रैक्टिस जो है इसमें से हो जाए। फिर कल मैं आपको इसकी एक वर्किंग करवाऊँगा, शॉर्टकट वर्किंग, जो वर्किंग से हमारे सारी वैल्यूज़ वगैरह निकल आती हैं और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी है, एक सरप्लस निकालना है, एक रिटेन अर्निंग की मूवमेंट निकालनी है। उसका एक टेबल एक वर्किंग बनवाऊँगा आपको और उसको टेबल वर्किंग बनाए, उस टेबल वर्किंग के बाद आप दुनिया जहान का कोई भी सवाल पकड़ के करना शुरू कर दें, आपसे हो जाएगा, आप सफ़र नहीं करेंगे। बट डैट वॉज द डिस्क्लोजर जो हमने इसे क्या करना है, लेकर चलना होता है। इज डैट क्लियर? क्यों में मुश्किल था डिस्क्लोजर? वो जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो रिपीटर है, पहले क्या आपको इतनी डिटेल में समझ आई थी डिस्क्लोजर की?
चलिए जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़।